हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। तो हमारी अर्थ में ऐसी गैसेस बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड गैस, जिन गैसेस का काम है गर्मी को सोखना। तो इन गैसेस के बढ़ने की वजह से हमारी अर्थ गर्म होती चली जा रही है। तो अब इसके इफेक्ट्स क्या होंगे, इनको बहुत शॉर्ट में देखते हैं। तो हमारी अर्थ जब गर्म हो रही है तो इससे होगा क्या। सबसे पहले तो हमारी अर्थ में हीट स्ट्रोक्स चलेंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी और सूखा पड़ेगा। दुनिया के बड़े बड़े इलाकों में इतना ज़्यादा सूखा पड़ेगा कि ज़मीनें बंजर हो जाएंगी और खाने की कमी होने लग जाएगी। हमारी दुनिया में अभी लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो हर साल भूख की वजह से मर जाते हैं या माल न्यूट्रिशन रह जाते हैं। तो सोचिए जब क्लाइमेट चेंज अपना खेलने लगेगा तब क्या हालात होंगे। और इसके बाद जब लोगों में खाने की कमी होगी तो दुनिया के अलग अलग देशों में सिविल अनरेस्ट क्रिएट होगा। लोग अपनी सरकारों से वैसे ही नाराज़ हैं और ज़्यादा नाराज़ होंगे, वो खाना मांगेंगे अपने देश की सरकारों से। तमाम तरह के सिस्टम्स टूट जाएंगे, सिविल वॉर्स हो सकते हैं दुनिया के अलग अलग देशों में, और क्या पता देशों के बीच में भी लड़ाई हो सकती है और ना जाने क्या कुछ हो सकता है। शुरुआत यहाँ से होगी। इसके बाद हमारी अर्थ धीमे धीमे गर्म हो रही है तो और क्या होगा, बर्फ पिघलना शुरू होगी। अब ग्लेशियर्स कहाँ कहाँ पे हैं। ग्लेशियर्स हमारी अर्थ में बेसिकली दो जगहों पे पाए जाते हैं। सबसे पहले पहाड़ों के ऊपर, और इन ग्लेशियर्स के पिघलने से ही नदियाँ बनती हैं, जिन नदियों के किनारे सिविलाइजेशंस बसती हैं। और दूसरे जो ग्लेशियर्स होते हैं वो पाए जाते हैं नॉर्थ और साउथ पोल में आइस शीट्स के फॉर्म में। तो अब हमारी दुनिया गर्म हो रही है तो ये ग्लेशियर्स पिघलना शुरू होंगे बहुत ज़्यादा तेज़ी से। तो अब होगा ये कि नदियों में सबसे पहले तो बाढ़ आएगी और समंदर का जो लेवल है, समंदर का लेवल बढ़ना शुरू होगा बहुत तेज़ी से। तो अब इन दोनों चीज़ों से क्या होगा, जब समंदर का लेवल बढ़ेगा तो दुनिया में ऐसे बहुत शहर हैं जो समंदरों के किनारे बसे हैं, करोड़ों लोग इफेक्ट होंगे और लाखों करोड़ों लोग ऐसे होंगे जिनको अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगहों में जाके बसना पड़ेगा, क्योंकि उनके शहर में पानी भर चुका है और जितनी एरिया हैं वो सब डूब चुके हैं। और इस दौरान सबसे पहले तो माइग्रेंट क्राइसिस होगी, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो क्या बुरे हालात होंगे उनके। इसके बाद वो लोग जब नई जगहों में जाके बसेंगे तो वहाँ पे खाने और पानी के लिए जब क्लैशेस होंगे, जब रिसोर्सेज की लड़ाई शुरू होगी इंसानों में, और इन सब तमाम चीज़ों का इकोनॉमी पे कितना बुरा असर पड़ेगा। और कई सारे दुनिया भर में कई सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग अपना देश छोड़ के पड़ोसी वाले देश में जाने को मजबूर हो जाएंगे खाने और पानी के लिए। तो इससे क्रॉस बॉर्डर टेंशन्स हो जाएंगे। एक समुदाय के लोग दूसरे समुदाय के लोगों के साथ जाके रहने लगेंगे तो इससे एथनिक टेंशन्स और एथनिक क्लैशेस उभरेंगे। और वैसे भी इंसान जब सर्वाइवल मोड में आता है कि अब उसे सर्वाइव करना है, चीज़ों के लिए लड़ाई करनी है, तो सोचिए क्या एथनिक क्लैशेस शुरू होंगे। और ग्लेशियर्स के पिघलने के साथ एक और चीज़ होगी, जो हमारे अर्थ की परमाफ्रॉस्ट है वो पिघलना स्टार्ट होगी। परमाफ्रॉस्ट यानी कि हमारे अर्थ में ऐसी बहुत जगहें हैं जहाँ 12 महीने बर्फ जमा रहती है और हज़ारों सालों से जमा है। तो वो एक तरीके से हमारे अर्थ का फ्रीज़र है। वहाँ पे अगर कोई जानवर जाता है, मर जाता है, तो वो वहीं जमा रह जाता है और उसके फॉसिल्स वैसे के वैसे स्टोर रहते हैं जैसे कि फ्रिज में रहते हैं, जैसे फ्रीज़र में। तो अब परमाफ्रॉस्ट के पिघलने से होगा क्या कि हज़ारों साल पहले के जो फॉसिल्स हैं, पहले के जो जानवर हैं, वो फॉसिल्स बाहर निकलने लगेंगे। और इन फॉसिल्स के साथ बाहर निकलने लगेंगे एंशिएंट वायरसेस। यानी कि हो सकता है कि 20,000 साल पहले, 25,000 साल पहले के वायरस निकलने लग जाएं उस परमाफ्रॉस्ट से और दुनिया भर में फैलने लग जाएं, और इसकी वजह से तमाम पैंडेमिक्स आते रह सकते हैं। और ये अपने आप में कितनी बड़ी प्रॉब्लम है आप खुद समझ सकते हैं कि अभी ये जो कोरोना वायरस चल रहा है, फिलहाल जैसे मैं शूट कर रहा हूँ ये वीडियो, फिलहाल कोरोना वायरस चल रहा है दुनिया में। तो ये वायरस बहुत नॉर्मल सा सिंपल सा वायरस है। अगर 100 लोगों को कोरोना वायरस हो गया तो 100 लोगों में 75-80 लोगों को शायद पता ही ना चले कि उनको कोरोना वायरस है।
20-25 लोगों को आइडिया लग जाएगा, उनकी तबीयत खराब होगी और सिर्फ 2, 3, 4 या 5 ऐसे लोग होंगे, 100 लोगों में सिर्फ 4-5 ऐसे लोग होंगे जो सीरियसली बीमार होंगे और शायद उनकी मौत हो सकती है। इतना सिंपल सा वायरस है। मान लीजिए अगर कोई ऐसा वायरस आ जाए ये परमाफ्रॉस्ट से जो कि 25,000 साल पुराना हो और जिसका डेथ रेट मान लीजिए 75% हो, जो अगर 100 लोगों को हो गया तो 75 लोगों की डेथ हो रही है, तो सोचिए दुनिया के क्या हाल होंगे। इसके बाद कई सारी नेचुरल कैलामिटीज आती रहेंगी, यानी कि प्राकृतिक आपदाएं, और बहुत जल्दी जल्दी आएंगी। अभी साल में 1 तूफान आता है तो होने ये लगेगा कि साल भर में 4 तूफान आएंगे, फिर अगले कुछ सालों बाद साल में 10 तूफान आ सकते हैं। तो बहुत जल्दी जल्दी आएंगे और बहुत ज़्यादा इंटेंस होते जाएंगे और तेज। तो ऐसे कौन कौन से नेचुरल कैलामिटीज आएंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से? सबसे पहले पानी कम होगा, डेजर्टिफिकेशन होगा, पूरी दुनिया बंजर बनती जाएगी, रेगिस्तान होती जाएगी। इसके बाद ग्राउंड वाटर डिक्लाइन होगा। हम जितने इंसान हैं, हम लोगों ने शहर बसा लिए हैं और पानी के लिए हम ज़्यादातर डिपेंडेंट हैं ग्राउंड वाटर पे। ग्राउंड वाटर जो सालों से इकट्ठा होता रहता है, हम उसे यूज़ करते हैं। हम नल खोलते हैं और पानी आने लगता है और हमें लगता है पानी अनएंडिंग चीज़ है, कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये पानी ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हमें तब पता चलेगा जिस दिन हो जाएगा। तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे जा रहा है पूरी दुनिया में अलग अलग जगहों पे, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, तूफान बहुत भयंकर आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे। फॉरेस्ट फायर्स अक्सर की बात हो जाएंगी। आप खुद अभी देख रहे होंगे कि पिछले 1-2 सालों से कितनी तेज़ी से, पहले अमेज़न फॉरेस्ट में ये फॉरेस्ट फायर हुए, कितने दिन चले, फिर ऑस्ट्रेलिया में आग लगी, दुनिया के अलग अलग जंगलों में आग लगने लगी हैं। इसके बाद क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारा ओशन गर्म हो रहा है, हमारे ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि एसिड कंटेंट बढ़ रहा है हमारे ओशंस में, जिसका असर पड़ रहा है हमारे मरीन इकोसिस्टम्स में, फाइटोप्लैंक्टॉन्स में, चाहे कोरल रीफ्स में, और ये सब तमाम चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। हमारे जो क्रॉप पैटर्न्स हैं, फसलों का एक पैटर्न होता है कि उन्हें कितना गर्मी चाहिए, कितनी ठंडक चाहिए, क्या सीज़न चाहिए। क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। तो इन सब वजहों से हो क्या रहा है कि और ज़्यादा कार्बन रिलीज होगा। जैसे मान लीजिए जंगल जल गया, तो जंगल जल गया तो उसकी वजह से और कार्बन निकलेगा, और कार्बन निकलेगा तो और क्लाइमेट चेंज होगा, और क्लाइमेट चेंज होगा तो ये चीज़ें और होंगी, तो इससे और ज़्यादा कार्बन निकलेगा। ये एक साइकिल है। ये चक्का अगर चल गया तो और तेज़ होता चला जाएगा, इसको रोकना और मुश्किल होता चला जाएगा। और इन सब तमाम चीज़ों से होता ये रहेगा, ना जाने कितने लोग मरेंगे, इकोनॉमी का भगवान जाने, क्लैशेस, इंसानों की क्या बताऊं, इंसानों को तो बस बहाना चाहिए लड़ाई करने का। कॉन्शियसनेस इंसानों का आज भी इतना कम है कि ना जाने उस टाइम पे क्या करेंगे। सिस्टम्स टूटने लग जाएंगे, इमिग्रेशन इतना बड़ा इशू होगा, एक देश से दूसरे देश में लोग जाएंगे, और फिर इंसान देश के लेवल पे, धर्म के लेवल पे, जात के लेवल पे, भाषा के लेवल पे, खाने पीने के लेवल पे, किन किन लेवल पे लड़ाइयाँ करेंगे आपस में, भगवान ही जाने। और लड़ाइयों के नाम पे हम इंसानों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और न जाने क्या कुछ है। तो सर्वाइवल की लड़ाइयाँ होंगी और ना जाने क्या कुछ होगा। तो इन सब तमाम चीज़ों की वजह से होगा ये कि एक चीज़ तो पक्का है कि बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधों की स्पीशीज़ हैं जो खत्म हो जाएंगी, पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। कई सारे ऐसे जानवरों की स्पीशीज़ होंगी जो कि दुनिया से एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। और ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है कि शायद हम इंसान भी दुनिया से एक्सटिंक्ट हो सकते हैं। कम से कम एक सिविलाइजेशन के तौर पे तो कम से कम हो ही सकते हैं कि ये हो सकता है कि बस कुछ कुछ लोग इधर उधर रह जाएं। अब सवाल उठता है कि इतनी सब चीज़ें होंगी तो ये चेंज करेगा कौन? अब जैसे मैं हूँ, मुझे पता है कि फ़िलहाल जैसा वक्त चल रहा है, हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमें यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मुझे पता है ये सब चीज़ें, लेकिन क्या मैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग करवा सकता हूँ अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में? नहीं करवा सकता। क्या मैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम दे सकता हूँ? नहीं दे सकता। तो ऐसे ही मेरे जैसे करोड़ों अरबों लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनको पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, लेकिन क्योंकि वो आम लोग हैं इसलिए वो कुछ कर नहीं सकते।
तो आम लोग जो हैं, हम लोग देखते हैं ऐसे लोगों की तरफ जिन लोगों के पास ताकत है चीजें करने की। और ताकत किन लोगों के पास है? जिन लोगों के पास पावर है और पैसा है, वही आदमी कोई चेंज कर सकते हैं। तो अब पावर किन लोगों के पास है? अब जैसे हमारे देश में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, फैसला कौन करता है? हमारे देश की सरकार। उसी तरीके से हम इंसानों ने पूरी दुनिया में अलग अलग देश बना लिए हैं और अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारें हैं उन देशों की। तो पावर किन लोगों के पास है? दुनिया में करीब करीब 195 देश हैं, करीब करीब, थोड़े कम हो सकते हैं, ज़्यादा हो सकते हैं। इन 195 देशों में करीब 125 ऐसे देश हैं जिनमें डिक्टेटर्स हैं। डिक्टेटर का मतलब एक आदमी पूरे देश का मालिक है, यानी कि वो उस देश में क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग कैसे रहेंगे, लोग कैसे नहीं रहेंगे, हर चीज का फैसला वो एक अकेला आदमी करेगा। तो पूरा देश उस डिक्टेटर की जागीर है। अब वो डिक्टेटर ही उस देश में कानून बनाएगा, वही डिक्टेटर मीडिया को चलाएगा, वही डिक्टेटर हर तरीके की चीजों को मैनेज करेगा। तो 125 देशों में ऐसे डिक्टेटरशिप्स हैं और करीब करीब 70 देश ऐसे हैं जो डेमोक्रेसीज हैं। डेमोक्रेसीज यानी कि लोगों का राज है, यानी कि लोग अपने मुद्दों के लिहाज से अपने चुने हुए नेता को बनाएंगे सबसे सुप्रीम पोजीशन पे, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर हो, चाहे वो सरकार हो। सरकार में कौन लोग रहेंगे वो लोग डिसाइड करेंगे। तो अब जरा देखते हैं कि सरकारें क्या कर रही हैं क्लाइमेट चेंज के लिए। तो दुनिया भर की जितनी भी सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, वो या तो फिर इस चीज को मानती ही नहीं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर वो मानते भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो प्रॉपर कदम नहीं उठाते हैं। अगर उठाते भी हैं तो हालात ये हैं कि, जैसे एग्जांपल देता हूं आपको, किसी बिल्डिंग में आग लगी है और उस आग को बुझाने के लिए आपको 100 बाल्टी पानी चाहिए। 100 बाल्टी पानी अगर आप डालोगे तब आग बुझेगी। ऐसे सिचुएशन में अगर आप 10 बाल्टी पानी डालो तो आग बुझेगी? नहीं बुझेगी। तो आपसे कहा जाए कि आप आग नहीं बुझा पाए और आप बहस करने लग जाओ, अरे हमने पानी डाला तो था। लेकिन उतना पानी डालने से कुछ नहीं होगा, आपको 100 बाल्टी डालना था, आपने 10 बाल्टी पानी डाला है, आग नहीं बुझ सकती। आपकी गलती है कि आपने 100 चाहिए था तो 100 क्यों नहीं डाला। तो यही चीज हो रही है कि सरकारें, कई देशों की सरकारें मानती ही नहीं, और अगर मानती भी हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो वो ध्यान नहीं देती हैं। अब ध्यान क्यों नहीं देती? सबसे पहली चीज तो उनको इंटरेस्ट नहीं है कि हम अकेले क्या करें और हमें क्या मतलब, पूरी दुनिया ही यही कर रही है। इसके बाद अगर वो चाहें भी तो उनके पास पैसा नहीं है। अब जिन देशों में डिक्टेटरशिप है, उन देशों में जो सरकार है वो यही काम करने में बिजी है कि जो देश है, देश के लोग हैं, उनको कंट्रोल कैसे किया जाए। सारे डिक्टेटरशिप्स में यही है कि लोगों को कंट्रोल कैसे किया जाए। क्लाइमेट चेंज वगैरह तो बहुत बात की बातें, पहले ये देखो कि लोगों को कंट्रोल में किया जाए और हम ही राजा बने रहें। और जो इन डिक्टेटरशिप जो देश हैं, उनके जो आम जनता है, वो उन्हें पता नहीं है क्लाइमेट चेंज के बारे में, और पता है तो वो फिलहाल ये वाली लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, कि हमारे चुने हुए नेता जाएं और हमारी जिंदगी की बात करें, हमारे मतलब की बात करें, डेवलपमेंट की बात करें। ये कौन सा आदमी उठ के आ गया, इसने पूरा डिक्टेटर बना हुआ है। तो डिक्टेटरशिप वाले देशों में ये खेल चल रहा है। क्लाइमेट चेंज तो बहुत बात की बातें हैं। और जो देश डेमोक्रेसी है, वहाँ जो सरकार होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की। जो पॉलिटिकल पार्टी चुनाव जीत गई वो सरकार बना लेती है। इन सरकारों के पास बहुत काम होते हैं, उनको देश का डेवलपमेंट करना होता है, उसके बाद देश के लोगों को एम्प्लॉय करना होता है, नौकरी देनी होती है। देश की सरकारों को हथियार खरीदने पड़ते हैं, हथियार बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। इसके बाद पूरे दुनिया के अलग अलग देशों से उनको सामान खरीदना पड़ता है, सामान बेचना पड़ता है, उन्हें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। और इन सब तमाम चीज़ों के लिए सरकारों को बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है, और ये पैसा ही सरकारों के पास हमेशा कम रहता है। अब जो दुनिया भर की सरकारें हैं, इनको पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए, लोगों को नौकरी देनी है, तो इनको करना क्या पड़ता है? इनको इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ करनी ही पड़ती हैं, ये मजबूरी है। और इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इनको तमाम इंडस्ट्रीज़ बनानी पड़ती हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ बनानी पड़ती हैं, और तब
इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? जंगल काटने पड़ते हैं, इनको तमाम नेचर को डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, तब जाके फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बन पाती हैं। और जब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं तब जाके लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, काम मिलता है। और जब लोगों को ये एम्प्लॉयमेंट या काम मिलता है तब जाके लोग पैसा कमा पाते हैं, और जब लोग पैसा कमा पाते हैं तब जाके वो जिंदा रह पाते हैं। ठीक है, तो आप ये सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन समझ गए कि पूरा नेचर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको। लोगों को अगर काम चाहिए तो उनके पास नौकरी होनी चाहिए, नौकरी के लिए इंडस्ट्रीज या कुछ ऐसी जगह होनी चाहिए, और उनको बनाने के लिए नेचर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा आपको। अब ये सब तमाम चीज़ें जो सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, कि हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है वो बेस ही है नेचर के डिस्ट्रक्शन पे। इस सर्कल ऑफ डिस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए हमें चाहिए फाइनेंशियल चेंजेस, और दुनिया का जो पूरा ऑर्डर है ये चेंज करना पड़ेगा। और ये जो काम है, ये काम करने की जो ताकत है, ये दुनिया की सरकारों के पास नहीं है। और एक और चीज़, जो दुनिया की सरकारें हैं वो खुद ही पहले डिवाइडेड हैं, पहले वो खुद ही फर्जी मुद्दों पे लड़ाइयाँ कर रही हैं आपस में। और दूसरी बात, ये चेंजेस करने की ताकत भी नहीं है इन सरकारों के पास। तो ये जो चेंज करने की पावर है ये किसके पास है? ये है रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड के पास। यानी कि जो लोग दुनिया के बादशाह हैं, जो सही मायने में इस दुनिया के जो बादशाह हैं, सिर्फ वो लोगों के पास इतनी ताकत है कि वो ये फाइनेंशियल चेंजेस कर सकें। तो अब मैं आपको आइडिया देता हूँ कि ये रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड कौन है, ये दुनिया के बादशाह कौन है। और ये चीज़ के बारे में मैं अलग से एक प्रॉपर सीरीज़ बनाऊंगा, उस सीरीज़ को भी दूंगा कॉमन मैन्स नॉलेज प्लेलिस्ट में। फ़िलहाल यहाँ पे आपको बहुत शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ दुनिया के बादशाहों के बारे में। तो दुनिया के बादशाह बेसिकली करीब करीब देखा जाए तो 300-400 ऐसे परिवार हैं, और ऐसे परिवारों को एसोसिएट्स हैं जिनके पास दुनिया की 80% वेल्थ है। और 80% वेल्थ यानी कि 80% जो इनके पास धन दौलत है वो या तो फिर कैश के फॉर्म में है या प्रॉपर्टी के फॉर्म में है, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़, या तो फिर इक्विटी के फॉर्म में है, जो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनमें हिस्सेदारी। और इन बड़ी बड़ी कंपनीज़ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ के शेयर्स इनके पास हैं और बॉन्ड्स इनके पास हैं। तो इस तरीके से चाहे कैश हो, प्रॉपर्टी हो, इक्विटी हो, चाहे शेयर और बॉन्ड्स हो, इन 300 या 400 परिवारों के पास दुनिया का 80% पैसा है, 80% से भी शायद ज़्यादा हो। और ये जो लोग हैं ये एक दूसरे से अनजान नहीं हैं। ये लोग टाइम टाइम पे मीटिंग्स में और फोरम्स में मुलाकात करते रहते हैं, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो गया, ट्राईलैटरल कमीशन हो गया। ऐसे फोरम्स में ये आपस में मिलते रहते हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को जानते हैं कायदे से, और ये एक वेल निटेड सिस्टम में रहते हैं ये लोग, क्योंकि पैसा अपने आप में एक धर्म है। ये सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, तो इनका एक ग्रुप बना हुआ है। और इनके ग्रुप की एक बड़ी खास चीज़ और ये पैसे की फितरत होती है कि जो भी इस ग्रुप में आता है वो इनके जैसा बन जाता है। एवरीवन इन द क्लब बिकम्स लाइक देम। और ये जो रूलर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, 300 लोग और इनके परिवार, इनका एक बेसिक आइडिया आपको दे दूं तो वैसे तो ये दुनिया के अलग अलग देशों से आते हैं, लेकिन करीब 90% लोग क्या हैं, ये यूरोपियन अमेरिकन ओरिजिन के हैं। रेस के लिहाज से देखा जाए तो ये वाइट हैं और मेल हैं, ये आदमी हैं। तो अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि ये जो दुनिया के बादशाह हैं, ये जो 300-400 परिवार, इनके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि दुनिया का 80% पैसा इन लोगों के पास है। तो इनमें से ज़्यादातर लोग जो थे, इनका जो ओरिजिन था वो यहाँ था कि दुनिया में कई सारी ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज थी जिन ट्रेडिंग कंपनीज ने पूरी दुनिया पे राज किया और सदियों तक राज किया। जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, पोर्चुगीज ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसी ट्रेडिंग कंपनीज रहीं, उनके ज़रिए इन ट्रेडिंग कंपनीज ने पूरी दुनिया में राज किया। तो पूरी दुनिया का पैसा इकट्ठा होने लगा इन ट्रेडिंग कंपनीज के जो मालिक लोग थे उनके पास। अब जब इतना पैसा इन लोगों के पास आ गया तो पैसे का एक उसूल आपको बताता हूँ। अगर आपको बहुत भारी मात्रा में बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा होना भी चाहिए।
ये एक पैसे का उसूल होता है। आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आप बेहतर समझ पाओगे। जो आदमी अगर मान लीजिए कोई छोटी मोटी दुकान लगा ले, कोई मॉल खड़ा कर ले, तो कितना पैसा कमा पाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा पाएगा? एक लेवल है उसका, एक हद है उसकी। लेकिन अगर कोई आदमी रिफाइनरी लगा ले, पेट्रोल निकाल रहा है, रिफाइनरी लगा रहा है, उस खदानें, पूरी खदानें उसकी हैं, तो सोचिए वो लाखों करोड़ों रुपए कमाएगा हर साल। लेकिन क्या कोई पेट्रोल की रिफाइनरी लगाना कोई आम आदमी कर सकता है? नहीं कर सकता। लाखों करोड़ कमाने के लिए आपके पास हजारों करोड़ होना चाहिए। तो बस यहीं पे ये चीज़ आ जाती है कि उतना पैसा कमाने के लिए आपके पास पहले से होना चाहिए। यही चीज़ होती है हथियारों के लिए। इन लोगों के पास इतना पैसा था तो इन्होंने दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स ले लिए, पूरी इंडस्ट्री बना ली और ये बेस्ट क्वालिटी के हथियार बनाने लगे। कोई आम आदमी नहीं कर सकता, इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अब क्योंकि ये हथियार बनाने लगे तो अब बेस्ट हथियार इनके पास हैं, तो अब ये पूरी दुनिया को हथियार बांटते हैं कि तुम्हें हथियार चाहिए, ये लो, पैसा दो। और दुनिया के जितने भी देश हैं वो अपनी कमाई का अच्छा खासा हिस्सा इन हथियारों पे खर्च करते हैं। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से इन लोगों के पास पैसा इकट्ठा हुआ तो इन लोगों ने और तरीके बनाए पैसा इकट्ठा करने के, और पैसा इकट्ठा होता चला गया इनके पास। इन लोगों ने सेंट्रल बैंक्स बनाए। ऐसे बैंक्स हैं जिनकी सारी मतलब पावर इन्हीं लोगों के पास है। ये सेंट्रल बैंक डिसाइड करेंगे कितना पैसा छापना है, कितना सोना इधर से उधर ट्रांसफ़र करना है, किस तरीके से क्या चीज़ होगी। इन लोगों ने मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्सेस बनाए, तमाम चीज़ों की इंडस्ट्री, कि ये इंडस्ट्री ये काम कर रही है। अब जो दुनिया के अलग अलग कंपनीज़ हैं या दुनिया के जो अलग अलग देश हैं, उन लोगों को हम देते रहेंगे। तो मालिक ये लोग रहे हमेशा से। तो चाहे पेट्रोल की बात हो, चाहे माइनिंग की बात हो, टेक्नोलॉजी की बात हो, साइंस की बात हो, हर चीज़ में ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को बनाया है और ये मालिक हैं उन सिस्टम्स के। और इनके पास जितना पैसा ये इन्वेस्ट करते हैं दुनिया के अलग अलग चीज़ों में, तो ये बेसिकली देखा जाए रियल ओनर्स ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। जितने मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं ये लोग असली मालिक हैं उनके। तो असली पैसा और असली मालिक ये लोग हैं। तो दुनिया की जो बेसिक ताकत इन लोगों के पास। फिर थैंक यू।